नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के एक निजी होटल में। उत्तराखंड में जैविक खेती और उत्पादों को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी की इफोएम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक भी की। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की भारी मांग के चलते जैविक खेती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार जैविक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इस कार्यशाला का सबसे अहम मकसद किसानों की आय दोगुनी करने और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऑर्गेनिक फील्ड में राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय के ये तमाम प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, जैविक खेती को लेकर ये जो सेमिनार किया गया, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती को लेकर एक अलग जगह उत्तराखंड बनाने में लगा हुआ है। जी देखिए, पहाड़ की अगर विषम परिस्थितियां हैं तो जी। जैविक खेती के लिए भी इससे मुफीद कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो पेस्टिसाइड्स हैं इसका विरोध हो रहा है, लोग ऑर्गेनिक और यूं कहें शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध साग सब्जी के लिए प्रयासरत हैं, चिंतित हैं और कई एजेंसियां काम भी कर रही हैं। इसी क्रम में जैविक उत्पाद उत्तराखंड में विकसित हों, इसके लिए असीम संभावनाएं हैं। जी। पहाड़ के कई ऐसे भूभाग हैं जहां बहुत तेजी से निजी कंपनियां, युवा, नए स्टार्टअप और किसान पारंपरिक तरीके से या कुछ नई तकनीकों से जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार का यह निर्णय है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, तो ऑफ सीजन की कई ऐसी सब्जियां होती हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड में अधिक होती हैं, जबकि उत्तर भारत में जी। इनकी पैदावार नहीं होती। इसके साथ ही साथ इनको जैविक रूप से कैसे उत्पादित किया जाए ताकि ये शुद्ध भी हों, लोगों तक सही कीमतों पर पहुंचे, जी। इसको लेकर राज्य सरकार चिंतित है। तो एक एक्सपर्ट कंपनी थी जिसकी ये वर्कशॉप हुई और इस वर्कशॉप का फायदा निश्चित तौर पर आने वाले समय में काश्तकारों को मिलेगा, जब दूर तक ये टेक्नोलॉजी जाएगी और लोगों को इसका पता लगेगा। बिल्कुल सुदीप, और यही जो आगे आने वाले वक्त में किस तरह से इस कार्यशाला की तस्वीरें आगे हम देख सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए किसानों से ये जुड़ी पूरी जैविक खेती है, किसानों तक इसका पहुंचना बेहद जरूरी है, ये तकनीकी का पहुंचना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार समय समय पर किसानों को अपडेट करने के लिए, नई तकनीक से जागरूक करने के जी। लिए प्रयासरत रहती है। अभी कुछ दिनों पहले ही राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य के किसानों का एक दल सेब की उन्नत खेती समझने के लिए हिमाचल भेजा था। इसी प्रकार से समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पर पहाड़ में जैविक खेती के लिए देखिए, मैदान में बड़े भूभाग हैं जिस पर हम गन्ना, गेहूं या तिलहन और अरहर की जैसी फसलें देखते हैं जो बड़े भूभाग पर होती हैं। पर कई ऐसी उन्नत किस्म की चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे फसल हो, जो पहाड़ में और बेहतर हो सकती हैं, और पहाड़ के कई उत्पाद बहुत ज्यादा तादाद में बाहर पसंद भी किए जा रहे हैं। तो जी। राज्य सरकार इसका जो स्केल है उसको और बढ़ाना चाहती है, ताकि लोगों तक शुद्ध सब्जी, शुद्ध फल और ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस्ड ग्रेन पहुंचे, जिसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ना हो, और लोगों को जो शुद्ध जब भोजन और अनाज मिलेगा तो उसकी अच्छी कीमत भी किसानों को मिलेगी। तो किसानों की आय भी इस अच्छी व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है, जिसको लेकर राज्य सरकार के मुखिया और कृषि मंत्री भी चिंतित हैं, और इस दिशा में लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी को देने के लिए। आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चरित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्र की संवैधानिक के अपने जीवन समर्पित किया है। उन्होंने पराक्रम दिवस के समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी
तो पूरा देश नेताजी के याद कर रहा है। देहरादून उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा का मामला कल जम्मू श्रीनगर में भी उठने जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल जम्मू में यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से उठाएगी और हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के बड़े नेता चलेंगे। कांग्रेस के चकराता सीट से विधायक प्रीतम सिंह ने जम्मू रवाना होने से पहले पत्रकारों से जानकारी दी और कहा कि ज्यादा को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं दिख रही है और ना ही उनकी कोई प्लानिंग नजर आ रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि चाहिए तो यह था कि राहुल गांधी इस विषय पर चर्चा वार्ता कर स्थिति कैसे बेहतर हो इस पर बात करते, लेकिन इस विषय पर वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड का विषय श्रीनगर में उठाने जाने का कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीति कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। जोशीमठ की आपदा को हमने सरकार से कहा था कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उस ओर जो है डबल इंजन की सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना उसका संज्ञान लिया जा रहा है। इसलिए कल 24 जनवरी को जो है राहुल जी की जो पद यात्रा है, उस पद यात्रा के माध्यम से हम जोशीमठ की जो त्रासदी है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जोशीमठ की विषय है क्योंकि जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्मठ के अंदर जो आपदा आई, उस आपदा के संदर्भ में जिस निपुणता के साथ मैं कह सकता हूँ कि प्रारंभिक जो पक्ष था, क्योंकि जब आपदाएं किसी को बता के नहीं आती ना उसकी तिथि होती है, लेकिन वहाँ की जनता की जान माल की रक्षा करना, उनको यथासंभव जो सहयोग हो सकता है उस सहयोग के दृष्टिकोण से सभी लोगों को सुरक्षा स्थान देना, ये प्राथमिकता में रहा है। इसके साथ साथ धीरे धीरे लोगों के मन से भय समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, खासतौर पर साहसिक पर्यटन का वो क्षेत्र है, अब धीरे धीरे उस स्थान पर हम लोग विंटर्स गेम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को उस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहे पर्यटन, तीर्थाटन, धार्मिक पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है। और दुख इस बात का है कि जोशीमठ का मुद्दा कश्मीर में उठाया जा रहा है। अच्छा होता है राहुल गांधी जी अपने विषय को लेकर देश के प्रधानमंत्री से मिलते, प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुझाव देते, लेकिन पूरी तरह एक राजनीतिक मुद्दा है। और मैं कह सकता हूं कि कम से कम धार्मिक क्षेत्र के विषय को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरह से जोशीमठ में एक तरफ आपदा का शिकार इस वक्त पूरा उत्तराखंड हो रहा है, कहीं ना कहीं सबकी नजर है, पूरे देश की नजर है कि किस तरह से इस आपदा से निपटा जाए, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिकरण भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को उठा रही है और लगातार यह मांग कर रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, वहीं सरकार पर भी तमाम सवाल खड़े कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा कल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहेगी। उस यात्रा में रवाना होने के लिए प्रीतम सिंह जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और मौजूदा समय में चकराता से विधायक हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। और उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कल की यात्रा में जोशीमठ का मुद्दा राहुल गांधी के साथ फोटो बैनर के माध्यम से उठाया जाएगा कि जोशीमठ में आखिर क्या कुछ हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताते चलूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता भंडारी हत्याकांड का विषय उठा था और उस वक्त भी राज्य सरकार के लिए चुनौती अंकिता भंडारी हत्याकांड था। और मौजूदा समय में राज्य सरकार के सामने जोशीमठ एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आगे उसे जोशीमठ को ठीक करके चारधाम यात्रा की ओर भी आगे बढ़ना है। जनवरी लगभग समाप्ति की ओर है, जनवरी का माह खत्म हो रहा है और अप्रैल से यात्राएं, अप्रैल अंत और मई से यात्राएं शुरू होनी है जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि इस विषय पर राजनीति हो रही है। देखिए, कांग्रेस को पता है कि वो क्या विषय है जिस पर राज्य सरकार को घेरा जा सकता है, राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, और राहुल गांधी की यात्रा से बेहतर कोई मंच कांग्रेस को नहीं मिल सकता जिस पर सारी राष्ट्रीय मीडिया की और देश विदेश के लोगों की निगाह है। लिहाजा भाजपा भी कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है इस विषय पर, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को मुफीद हुए कल जो भारत जोड़ो यात्रा का दृश्य होगा जम्मू कश्मीर में,
राहुल गांधी का, उसमें इस विषय को उठाकर उत्तराखंड का विषय जोशीमठ का उठाकर अपना पक्ष रखेगी और राज्य सरकार को भी घेरने का प्रयास करेगी। देखिए, एक तथ्य ये भी है कि कांग्रेस के नेता जोशीमठ को लेकर एक्टिव तो बहुत हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, राजनीति भी करते हैं, लेकिन सोल्यूशन देने की जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कह चुके हैं कि ये विषय राजनीति का नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर आए, सबके सुझाव लिए जाएंगे, सबकी बात सुनी जाएगी, केंद्र से राहत पैकेज मांगा जा रहा है, बहुत जल्दी इसका ड्राफ्ट तैयार होगा। कांग्रेस नेता मिलते भी हैं, राजभवन भी जाते हैं, पर जब मौका मिलता है तो राजनीति से भी बाज नहीं आते, और कल यही महत्वपूर्ण वजह है कि यह विषय जम्मू कश्मीर में उठने जा रहा है। सुदीप, लेकिन सवाल अब ये भी राज्य सरकार के द्वारा या बीजेपी के द्वारा ये भी उठाया जा रहा है कि जब ये पूरा मामला उत्तराखंड का है, जहां पर साथ बैठकर बातचीत करने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब है, या एक तरीके से पूरी राजनीति ही की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं यही दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस को पता है कि ये विषय इस समय कहाँ महत्वपूर्ण है और इस विषय पर कहाँ चोट करनी है, ताकि ये विषय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाए और एक माहौल भाजपा के खिलाफ बने, क्योंकि अगले 2 वर्षों में उत्तराखंड में निकाय और लोकसभा दोनों चुनाव होने हैं, 2023 और 24 में। तो एक ये कांग्रेस की चुनावी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, तो राज्य सरकार को घेरने का एक महत्वपूर्ण तरीका भी हो सकता है कि कैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को, राज्य सरकार को दबाव मिलाए और एक प्रेशर बिल्ड करे राहुल गांधी के माध्यम से। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में तेजी से अब राज्य सरकार के विभाग भी जुट गए हैं। राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर स्वरोजगार को और अधिक बढ़ावा सरकार दे रही है और जोशीमठ वासियों के लिए भी स्वरोजगार के क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं, इस पर मंथन सरकार कर रही है। राज्य सरकार बहुत जल्दी एक ठोस प्लान जोशीमठ वासियों को लेकर आने वाली है। राज्य सरकार हर प्रकार से जोशीमठ वासियों के साथ उनकी हर प्रकार की मदद के लिए तैयार और तत्पर है। जिस प्रकार से मेरे द्वारा बैठक ली गई और उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा गया कि जो जोशीमठ की घटना है उसके लिए पूरा आकलन हमारे द्वारा किया जाए। मेरे निर्देश दिए जाने के बाद टीम वहाँ गई है, पूरा आकलन कर रही है। वहाँ जिला प्रशासन, अन्य हमारे जो एजेंसीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी साहब लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि स्वरोजगार के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हमारी जो उत्तराखंड की परिस्थिति है वो लगभग इसी तरफ इंगित भी करती है। पहाड़ों पे हम बहुत बड़े उद्योग धंधे नहीं लगा सकते। पहाड़ों पे हम लोग इस प्रकार की इनकम जो लोग अपेक्षा करते हैं कि साहब मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ गठित नहीं हो सकती। तो स्वरोजगार है, वहाँ की खेती है, वहाँ पे बागवानी है। इससे यदि हम लोग जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो एक प्लान पे भी चोट होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जहाँ तक जोशीमठ की बात है उसमें निश्चित रूप से विचार हो रहा है। सरकार जोशीमठ के प्रभावितों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुझे अच्छा लगता है कहते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर चीज़ पे, हर छोटी छोटी चीज़ पे मॉनिटरिंग हो रही है, रोज ब्रीफिंग हो रही है, रोज बैठकें हो रही है। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जोशीमठ से जिस तरह से लोगों को विस्थापित किया गया उसके बाद हर किसी की नजर यही है कि आगे उनका भविष्य क्या है, किस तरह से उन्हें स्थापित किया जाएगा, क्या सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है और कहीं ना कहीं देखिए अब स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास सरकार करने में लगी हुई है। देखिए, जोशीमठ में चल रहे राहत बचाव कार्य और आपदा को लेकर अभी तक की स्थिति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय में बैठक जारी है, जिस पर शाम 4 बजे डॉक्टर रंजीत सिन्हा, जो कि सचिव आपदा है राज्य सरकार में, वो ब्रीफ करके विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर आगे का राज्य सरकार का क्या प्लान है और मौजूदा स्थिति क्या है। राज्य सरकार के मुखिया ने ये आश्वस्त किया है स्थानीय लोगों को कि स्थानीय लोगों की जो आजीविका है उस पर कोई प्रभाव न पड़े, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उनके लिए रोजगार के नए अवसर तलाशे जाएं, नए अवसर लाए जाएं। इसके लिए राज्य सरकार गंभीर है, क्योंकि देखिए जोशीमठ वासियों का एक बहुत बड़ा जो जीवन यापन है
वो पर्यटन और तीर्थाटन पर है, क्योंकि ये बाबा बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ज्योतिर्मठ यहाँ पर स्थापित है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ होटल, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और होम स्टे भी बने हुए हैं। कई छोटे होटल, रेस्टोरेंट्स इत्यादि भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो इन सभी लोगों की जो आजीविका है वो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं पर्यटन पर ही आधारित है। अब राज्य सरकार के सामने चुनौती है कि आर्थिकी लोगों की न प्रभावित हो। हालांकि यदि कोई होटल चलाकर कितने पैसे कमा रहा था, मौजूदा स्थिति में क्या कमा पाएगा, ये तो कहना जल्दीबाजी है, पर किसी की रोजी रोटी प्रभावित ना हो, इस पर राज्य सरकार का फोकस है और इसी के तहत मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। आज शाम की जो ब्रीफिंग होगी सचिव आपदा की, उसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो राज्य सरकार अपने बजट सत्र की भी तैयारियों में जुट गई है। साल 2023 और 24 के लिए आने वाले बजट से पूर्व राज्य सरकार विधायकों के साथ बैठक भी करेगी। आमजन का बजट आमजन के मुताबिक हो, राज्य सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिले, ये प्रयास राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि विभागों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हितधारकों के साथ बैठक करते हुए जल्द ही बजट पर चर्चा का योजना भी सामने जाएगी। हमारे यहाँ बजट का काम तेजी से चल रहा है। सभी विभागों से उनकी आवश्यकता अनुसार मांगे जा रहे हैं प्रस्ताव और लगभग काफ़ी विभागों के प्रस्ताव आ भी चुके हैं और बहुत जल्द मैं अपने बजट अधिकारियों के साथ, अन्य हमारे अधिकारियों के साथ मैं बैठने वाला हूँ। आप जानते हैं जिस प्रकार से पिछली बार बहुत सुंदर बजट हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और अनेकों लोगों ने इसको सराहना भी की थी। और आपको फिर बता दूँ, मैं इस बार फिर जैसा पिछली बार हम लोगों ने प्री बजट बैठकें की थी वो भी करेंगे, ताकि जनता, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, उनसे संवाद करें, उनके तरह से बजट बने, जनता की सरकार जनता के बजट बनाए, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। और बजट का काम अभी चल रहा है। जैसे ही हमारी ये सारी कवायद पूरी होंगी मैं उनके साथ फिर बैठने वाला हूँ। लोग फिर बैठेंगे, जनता के साथ बैठेंगे, वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठेंगे। आप जानते हैं पिछली बार कुमायूं में हम लोग नैनीताल में बैठे थे और गढ़वाल में हम देहरादून में बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री साथ थे दोनों कार्यक्रमों में, दोनों बैठकों में। इस बार भी हम बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से अच्छा बजट हम फिर इस बार भी देने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि जनता के जो उनका बजट बने, ये हम प्रयास करेंगे। और सुदीप जैन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, आप सब जो सबकी नजर बजट पर है, चूंकि देखिए बजट को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार ये कोशिश करती है कि जनता से जुड़ा ये पूरा बजट हो और जनता से इसमें राय ली जाए। पहले भी हमने ऐसी तस्वीरें देखी है जब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जहां जनता से राय ली गई कि बजट किस तरीके का हो। क्या ऐसी तस्वीर इस बार भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि देहरादून में बैठकर पहाड़ की योजना को देहरादून के रूप में न बनाया जाए। यही वजह है कि सरकार पहाड़ों में जाकर आम जनता से संवाद कर रही है। रात्रि विश्राम नेता और अफसर करने लगे हैं लोगों के बीच जाकर। अब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लोगों के साथ चर्चा वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापारी हैं, रेड़े ठेले संचालक हैं या ऐसे लोग जो राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जीएसटी के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। तो क्या बेहतर हो जिससे राज्य सरकार को टैक्स भी पर्याप्त मिले, लोगों को सुविधा भी हो, परेशानी कम हो, और ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे फायदा न राज्य सरकार को हो रहा है न लोगों को हो रहा है, सिर्फ कागजों में चल रही ऐसी योजनाओं में क्या परिवर्तन हो या क्या नई योजना ड्राफ्ट की जाए, तैयार की जाए। इन सारे विषयों को लेकर अब राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठकें शुरू होने वाली हैं, क्योंकि जनवरी जा रहा है, मार्च के बाद नया बजट आना है विधानसभा सत्र के माध्यम से। तो अब तैयारियां बजट के लिए शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द अब हितधारकों के साथ, जिन्हें स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं, उनके साथ बैठकों का दौर राज्य सरकार का शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लक्सर की करेंगे। लक्सर जंक्शन में रेलवे स्टेशन से पश्चिम दिशा की ओर 3 फाटकों पर रेलवे लाइन धंस जाने का मामला सामने आया है, जिसका गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों ने मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, जो लगातार 26 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको बताते चले कि इस काम के लिए रेल पथ विभाग के प्रभाग अभियंता मनोज सुधाकर ने नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। वहीं इस कारण तीनों फाटकों पर सड़क यातायात को पूर्ण रूप से बाधित रखा जाएगा। हालांकि रेल यातायात पर इसका कोई खासा असर नहीं पड़ेगा।
जो गेट है 505 सी लक्सर यार्ड का, ये बहुत लाइन जो है नीचे धंसा हुआ था। उसको रेल के सुरक्षा समस्या देखते हुए इसको ओवरहालिंग वर्क इसको कहते हैं। ओवरहालिंग वर्क कर रहे हैं, प्लस गेट का डीप स्क्रीनिंग भी करना है, दोनों काज है। उसी के लिए जो गेट जो है बंद जो है 21/1/2023 से 26/1/2023 तक बंद रखने का प्रोग्राम बना गया। इसमें 3 गेट है, 3 गेट को ओवरहालिंग हमको करना है। जो गेट है जोशीमठ संकट का असर सरोवर नगरी नैनीताल में भी पर्यटन कारोबार पर पड़ा। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली नैनी झील और माल रोड में इन दिनों सन्नाटा पसरा है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट का कहना है कि जोशीमठ संकट के बाद पर्यटक उत्तराखंड आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में चल रही खबरों से पर्यटक भयभीत हैं। राज्य सरकार की तरफ से उत्तराखंड की वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हुए उत्तराखंड से संदेश जारी करना चाहिए, ताकि पर्यटन कारोबार प्रभावित नहीं हो। यकीनन जोशीमठ में जो आपदा आई है, जो वहाँ पे क्रैक्स वगैरह आए हुए हैं, उसका फर्क पूरे प्रदेश में पर्यटन पे पड़ा है, क्योंकि पूरे प्रदेश को इस आपदा के साथ जोड़ा जा रहा है और प्रदेश में सारे जो शहर टूरिज्म के लिए अच्छे माने जाते थे उनको भी असुरक्षित बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से। इस पर सरकार को रोज बुलेटिन जारी करनी चाहिए कि कौन सा क्षेत्र प्रदेश में सेफ है और कौन सा अनसेफ है, ताकि यहाँ की इकॉनमी में कोई फर्क। पौड़ी में आरटीआई के तहत जल जीवन मिशन योजना में लाखों के घपले का खुलासा हुआ है। आरटीआई से जानकारी मिली है कि कलजी खाल ब्लॉक के नलई गांव 140 कनेक्शन लगाए दिखाई दिए, मगर जांच करने के बाद गांव में केवल 60 कनेक्शन पाए गए। यह जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। संजय डबराल, मुझे फोन आया था उनका कि जी मेरी योजना है। मैंने कहा भैया योजना है, अपनी जगह है, लोगों का काम होना है ना, जनप्रतिनिधि तो काम करेगा, जनप्रतिनिधि का काम है काम करना। तो जो योजना जो खा गए हैं, जो पैसा खा गए हैं, और हमारे यहाँ ऐसी योजनाएं और हैं, अभी हमने औरों के लिए भी बोला है, लेकिन पहले हमारा ये कहना है कि जिस योजना में भी ऐसी घपलेबाजी हुई है उस पर कार्रवाई हो। ये जो घोटाला है जल जीवन मिशन का ग्राम नलई में, इसको एससी साहब द्वारा भी संस्तुति दी गई है कि इसमें 3 अधिकारी और ठेकेदार संलिप्त पाए गए हैं। और जो इसमें ठेकेदार हैं हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत संजय डबराल जी। आज 3 महीने पूरा होने के बाद भी इसमें सब कुछ साफ होने के बाद भी इसमें अभी तक फैसला नहीं आया है। हम इस मामले में परसों 4 जनवरी को जिला अधिकारी महोदय से भी मिले हैं। तो अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो इतना बड़ा घोटाला है, जिसमें कि 20 लाख लगभग जो घोटाला हुआ है, ग्राम सभा का गला घोटा गया है और इसलिए ही ग्राम सभा को न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।